बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। हुकूमत को ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आईनी तरमीम को मंजूर कराया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना उनके लिए अब दर्द सर बनता चला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को अपना हमनवा बनाना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उनके हमनवा नहीं बनते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो आईनी तरमीम हुकूमत इस वक्त कराना चाहती है वो आईनी तरमीम फिर हुकूमत के लिए एक ख्वाब ही बन जाएगी, उसको अमली जामा वो नहीं पहना पाएंगे। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं मौलाना साहब की तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी मुज़ाहमती जो सियासत है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। जलसे करने की इजाजत दी गई, जलसे किए गए। जब जलसे करने की बात की जा रही थी तो यह कहा गया कि जनाब हो सकता है कि मामलात में कुछ बेहतरी आती हुई नजर आए, क्योंकि जलसे की इजाजत देना अपने अंदर यह एक इशारा था कि हो सकता है कि दोनों के दरमियान मामलात, हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मामलात हो सकता है बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन जब जलसे हुए, 8 तारीख का 8 सितंबर का जलसा हुआ, अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो पोस्ट अपने पास रखी हुई है, यानी CMKP की हैसियत से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीन जानिए ये एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होते हुए उनके पास, CMKP के होते हुए, उन्होंने जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, उसके बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि इस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये भी देखने में आया कि जो सियासी पंडित हैं वो बात करने लगे कि अगर जलसे देना इस बात की एक तरीके से निशानी तस्वुर किया जाए कि हो सकता है कि मुफाहमत वाली बातचीत हो रही हो सकता है कि मुज़ाकरात वाली बात रही हो, तो जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया वो किसी तरीके से इस तरफ निशानदही नहीं कर रहा था कि ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद खैर फिर और भी जलसे हुए, लेकिन कल फिर सूरत हाल वाज़ेह तौर पर होती हुई नजर आई। हुकूमत ने इस बात का फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत कुछ तकरीबन 40 से 50 के करीब लोग हैं, उन पर गद्दारी का या बगावत का, आप कह लें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, कि ये मुकदमा चलाया जाएगा जिसमें पुलिस को वारंट भी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरत नहीं होती और साथ साथ उनकी ज़मानत भी नहीं हो सकती। अब अपोजिशन को ये समझ नहीं आ रहा कि पहले मुज़ाकरात की बात की जाती थी, माफ़ी की बात की जाती थी, मिल के बैठ के बात करके जाती थी, और खान साहब भी ये कहते थे कि जनाब मैं बात करूंगा तो मैं उनसे बात करूंगा जो मुक्तदर हल्के हैं, मैं हुकूमत से क्यों बात करूं। फिर हुकूमत से बात की जाने की बात करने लगे। लेकिन अब ये सूरत हाल बनी है कि 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर जमा होने के कॉल दे दी, यानी एहतजाज की कॉल दे दी। अब इस एहतजाज में हो सकता है कि सिंध से भी लोग जाएं, पंजाब से भी जाएं, KPP से भी जाएं, बलूचिस्तान से भी जाएं। तो क्या ये एक दिन का एहतजाज होगा? और फिर जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपने भाई से मुलाकात जब की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से एहतजाज की कॉल को ख़त्म किया गया, अब किसी भी किस्म की एहतजाज की कॉल को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और अभी ये तमाम चीज़ें चली रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझ पर गोली चलाई गई तो मैं एक गोली का जवाब 10 गोली से दूंगा। उन्होंने कहा अब मुझ पर लाठी चलाई गई तो एक लाठी का जवाब 10 लाठियों से दिया जाएगा। अगर मुझ पर एक शैल बरसाया गया तो एक शैल का जवाब मैं 10 शैल से दूंगा। अब ये मामलात अपोजिशन को खुद समझ नहीं आ रहे, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो मामले को आगे कैसे लेकर जाए, किस तरीके से खान साहब को जेल से बाहर लाया जाए, क्योंकि ये तमाम एहतजाजी तहरीक सिर्फ एक ही मकसद की है, एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रही है। अब आते हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त, और अगर मैं बात करूं पिछले 2 महीने से, तो आप ये समझ लीजिए कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो अहमियत है, अफादियत है, या मौजूदा सियासी मंजरनामे में उनकी जो हैसियत है उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने तो इस बात का फैसला कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक तरीके से वो स्टेक होल्डर भी तस्वुर नहीं करती। इन सियासी मामलात में अदालती मामलात का भी जिक्र करेंगे, अदालती मामलात भी चल रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब मांग लिया कि जनाब आप बताइए हम किस फैसले पर अमल करें। एक तरफ तरमीमी ऑर्डिनेंस है, जो इलेक्शन एक्ट पर तरमीमी ऑर्डिनेंस है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस है। लेकिन उसकी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जनाब अगर हम असेंबलियों से बाहर आ जाएं तो हम ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, और उन्होंने कहा कि किसी भी तौर पर यह आईनी तरमीम तो हम किसी भी तौर पर मंजूर नहीं करवाएंगे। और उन्होंने मौजूदा जो पार्लियामेंट है उसकी हैसियत पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आईनी तौर पर जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनकी हैसियत बनती नहीं है, ये तो धांधली कर आए, और जब धांधली कर आए हैं तो किस तरीके से एक आईनी तरमीम मंजूर करा सकते हैं। जरा सुनिए मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम
का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी है कि आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है। पीपल्स पार्टी और GUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए। मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू थी, आपने मुलाहिजा की, और साथ साथ मैंने आपसे बताया कि जैसे सियासी मामला चल रहे हैं तो कुछ अदालती मामला भी चल रहे हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस भी चल रहा है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट से कह दिया, आप बताइए हम किस पर अमल करें, आपके फैसले पर अमल करें या इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जो मंजूर हुआ है उस पर अमल करें, किस तरह से मामला आगे चलेंगे। लेकिन 4 अक्टूबर को एग्जैक्टली D चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह का एहतजाज करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? फवाद चौधरी साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है D चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये एक दिन का एहतजाज होगा आपको लग रहा है? देखिए, बात यह है कि आप की इमरान खान ने कि टेम्परेचर कम हो, लेकिन लगता यूं है कि वो टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो रहा, और अब ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लग रहा है कि अब इस इवेंट के बाद ये और बढ़ेगा टेम्परेचर, और फिलहाल इसका मुझे नहीं लग रहा कि हम इससे कोई सूरत हाल में कोई बेहतरी आ सके। सर फवाद चौधरी साहब, अपोजिशन का तो काम होता है दर्जा हरारत को बढ़ा के रखना, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना, लेकिन दर्जा हरारत इतना ना बढ़ जाए कि फिर बिल्कुल ही सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, फिर तो मतलब कुछ और काम ना है, किसी के हाथ में कुछ ना है, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है हुकूमत का काम। असल में देखिए ना, हुकूमत तो होती है कि जब मुल्क में अमन अमान हो, काम हो, वो नजर नहीं आ रहा। और बजाय इसके कि उस सूरत हाल को बेहतर किया जाए, हम ये देखते हैं कि रोज़ाना हुकूमत कुछ ना कुछ करती है जिससे टेम्परेचर और बढ़ जाए। और PTI के पास जो है वो ऑप्शंस भी इतनी अब नहीं रही कि वो जो ऑप्शंस हुकूमत जो है वो किसी तौर पे भी वो कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, आवाम की हैसियत मानने को ही तैयार नहीं है। सो जाहिर है कि फिर इसके बाद एहतजाज के अलावा और ऑप्शन क्या है, हुकूमत के ऑप्शन दे, और फिर तो बंदा कहे कि नहीं ये ऑप्शन है इसको कबूल करें, वहां पे तो ऑप्शन ही कोई नहीं। तो सर ये सुना है ये कि खान साहब बैरिस्टर गोहर साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, उन्होंने कहा है कि जनाब थोड़ा सा ये जो नर्म किस्म का लहजे के आप बयान दे रहे हैं ये आप ना दें, और अली अमीन गंडोपुर साहब जिस तरह के लबो लहजे और अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर वो काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान बख्श उन्होंने मुजाहरा किया। तो आपको नहीं लगता कि सर इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिगड़ेगी ना जी, जाहिर है कि जब खान साहब ने, वैसे अगर आप देखें ना, महीना पहले उन्होंने कोशिश की थी कि टेम्परेचर नीचे आए कंसेंसस के लिए। उन्होंने कहा कि हम एक बंदा अपॉइंट कर देते हैं, आप अपॉइंट कर दें, मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। हुकूमत ने जलसा भी कैंसिल किया खान साहब ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कोई ऐसे इक़दाम नहीं हुए, और अब यूं लग रहा है कि इमरान खान अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एहतजाज के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है इस हुकूमत से निपटने का। सर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल क़यादत की अगर बात की जाए तो एक तरफ बैरिस्टर गौहर जैसे लोग जो कि बहुत ही नर्म लहजा रख रहे हैं, बड़े आराम से बात कर रहे हैं, तरीके से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग हैं जो कि बहुत सख्ती से बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, सर आपके पुराने साथी हैं ये, आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है चुनना? या तो नरम लहजे में बात की जाए, नहीं, या तो फिर एग्रेसिवली मुज़ाहमती सियासत पर बात की जाए? देखिए ना, वो तो आप ऑप्शंस है ना, अगर तो हुकूमत कोई बातचीत की तरफ आए
तो फिर जाहिर है कि जो नरम लहजे वाले लोग हैं वो आगे होंगे। जब वो इस तरफ नहीं आएंगे तो फिर जो गर्म लहजे वाले लोग हैं वो आगे आएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज में हर तरह के लोग होते हैं और हर वक्त मल्टीपल स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं। तो ये भी एक उसी मल्टीपल स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि एग्रेशन जो है वो दिखाया जाए। अल्टीमेटली तो जाहिर है ये बातें तो होनी तो रिजॉल्व, क्योंकि देखिए ना पॉलिटिशियंस है ना, आपने बंदूकें लेके पहाड़ों पर नहीं चढ़ना। बिल्कुल। तो और अनफॉर्चुनेटली ये बात एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को भी ये बात सोचनी चाहिए कि देखें, जब आप एक इतना स्क्वीज कर देंगे अपने मुखालफों को और कोई जगह ही नहीं छोड़ेंगे पॉलिटिशियंस के लिए, तो फिर आपकी जो पोजीशन है वो भी फिर बंदूकों वाले होंगे। फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, वो निकल जाएंगे। जिस तरह आपने केपी में हुआ है, जिस तरह से बलूचिस्तान में हुआ है, बर्मा में आप देखें ना क्या हो रहा है। उन्होंने आन सान सुई को इतना ज्यादा स्क्वीज किया है, अब 60% बर्मा की जो टेरिटरी है वो फौज के हाथ से निकल गई है। वो वहाँ पे जो बागी हैं वो काबिज हैं। तो ये सिचुएशन होती हैं। ये 800-900 साल का प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, ऐसे ही तो नहीं ना हुआ। तो इसलिए इसको एक समझ के आगे चलना चाहिए और पॉलिटिशियंस के ऊपर इतना भी स्क्वीज नहीं कर दें कि फिर ये रिप्लेस हो जाए। 4 अक्टूबर को अगर मौलाना साहब ज्वाइन कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा उसके बाद फिर, या मौलाना साहब ज्वाइन नहीं करेंगे? देखिए जी, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि अगर मौलाना जो हैं उनको पहले ही दिन तहरीक इंसाफ को उनके साथ एक एग्रीमेंट में जाना चाहिए था। अब वो उस एग्रीमेंट में नहीं गए और उसकी वजह से जो स्ट्रीट का जो प्रेशर है जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। अगर वो स्ट्रीट का प्रेशर बन जाता है, और अब भी मौलाना को रोंद के हुकूमत के अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते, क्योंकि मौलाना को अगर रोंद के लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर बड़े मसाइल पैदा हो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमें मौलाना की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसी मुफाहमत के लिए उनको अपना साथ रखना चाहते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है उनके वोट्स की। 8 वोट उनकी कौमी असेंबली में, 5 है सेनेट में, ये बड़े डिसाइसिव वोट्स हैं उनके। नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। अगर मौलाना को रोंद कर जाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो मामला है वो ये होगा कि ये आप मौलाना भी तरीके साहब को ज्वाइन कर लेते हैं डी चौक पे, तो फिर इतनी बड़ी एक फोर्स हो जाएगी कि हुकूमत उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत भी कोशिश यही करेगी आखिर वक्त तक कि वो मौलाना को साथ लेके चले। सर ये सिर्फ एहतजाज होने जा रहा है या कोई डिसाइसिव एक आप समझ लें कि लास्ट बैटल जिसे आप कहते हैं? अभी देखते हैं ना जी कैसे शेप अप होती है, लोग कितने निकलते हैं। मौलाना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल वकला की रैली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे इवेंट्स हैं जो भी हमारे सामने अनफोल्ड होंगे, फिर ही हम कोई नतीजा जो है वो निकाल। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, आईनी तरमीम के बारे में आपको क्या लगता है? ये इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर गवर्नमेंट, करा लेगी नहीं करा पाएगी? बिल्कुल सब मुसव्विदे तैयार कर रहे हैं अपने अपने। देखिए, अगर ये करवा भी लेंगे तो उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं होना। आज बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने जो स्पीच की है वो हर शख्स को सुननी चाहिए जो उन्होंने बिलावल को सुनाई है, और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बड़ी सेन बातें की हैं। देखिए, अगर आप करा भी लेंगे तो इसके बाद भी लॉयर्स मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि लॉयर्स इसको जो है वो लेते हुए लें और जजेस इसको जो है वो लाइन डाउन लें। ये इसके ऊपर डेफिनेटली रिएक्शन आएगा, और अगर ये पास करा भी लेंगे तो ये आराम सुकून से नहीं। तो ये इसी महीने करा लेंगे या अगले महीने कराएंगे? आपको क्या लगता है? ये भी अगले 2 दिनों के एहतजाज से ही जाहिर होगा कि क्या करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ कानूनी मामलात जो इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं उस पर जरा डिटेल में उनसे बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ बात करेंगे कानूनी पहलुओं के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत और कानूनी पहलू जो है वो ऐसा लग रहा है कि साथ साथ चल रहे हैं। हर जगह पर कोई ना कोई कानूनी सुकम भी सामने आ रहा है। 63A की तशरीह के हवाले से समाअत भी इस वक्त चल रही है, उसमें भी रिमार्क्स निकलकर सामने आ रहा है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो मामला है वो सारा सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में डाल दिया कि आप बताइए जनाब हम किस फैसले पर अमल करें, या तो हम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर फॉलो करें या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। एक पर फैसले पर अमल करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का जो ये तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अगर अमल करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो इसी पर हमने बात करने के लिए हमारे साथ मधु हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आबिद जुबैरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है। आबिद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं?
वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी दुआ, थैंक यू सलमान। जुबैरी साहब ये बताइएगा, मैं देख रहा हूं आगे पीछे हर जगह कानूनी मामलात का जिक्र किया जा रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। आप इसी वजह से मसरूफ है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतना थोड़ा सा हर किसी को थोड़ा पीछे हटना चाहिए सबको। सर पीछे क्यों नहीं हट रहे सर, क्या वजह है, वैसे क्या मामला हो रहे हैं? आई थिंक बहुत सारा अना का मसला है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट को जिस तरह से अब मेरे ख्याल से कोर्ट को तबाह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो उसके नेक्स्ट उस पर लोग परेशान भी हैं और लोग उसके लिए जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के लिए, वो जद्दोजहद भी करना चाहते हैं। तो शायद इस वजह, लेकिन लोगों को बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए ये चीजें। इस तरह से एक इंस्टीट्यूशन को नहीं खत्म कर देना चाहिए। तो सर इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि हमने माजी में बहुत सारे मामला देखे हैं, पंजाब का केपी के हवाले से फैसला आया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद से एक रस्सा कशी, मतलब मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूं तो हमने सज्जाद अली शाह साहब की 98 के अंदर जो अदालत चल रही थी उसमें भी इस तरह के मामला देखने को मिले थे, खत खिताबत चल रही थी। अब ये जो मामला चल रहा है 63A की तशरीह के हवाले से, व्हाट डू यू थिंक सर, ये कहां जाके एंड होगा, खत्म होगा? देखिए, आप याद करें हमारी तारीख बहुत बुरी है। वो आपको याद है PMLN नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, सज्जाद अली शाह साहब की अदालत में, जस्टिस सज्जाद अली शाह और उनके जो रुफका जज साहिबान थे वोट के, उन्होंने पनाह ली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके। तो वो आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, फिर उनको हटा दिया गया, फिर वो सारा एपिसोड था और वो इस तरह से कोर्ट के साथ हुआ, कोर्ट की बात नहीं मानी गई। खैर, अब वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन उसके असर आज भी मौजूद है और वही माइंडसेट है। कोर्ट का माइंडसेट कहते हैं जी, कोर्ट का माइंडसेट ऐसा है। इन लोगों का भी तो माइंडसेट वही है कि कोर्ट की बात नहीं माननी। तो अगर आपने अपने हमारे हक में फैसले दिया तो आपका फैसला सही होता है। अगर आपने आइन की तशरीह ऐसी की जो आपके हिसाब से सही नहीं होती तो आपने रीराइट कर दिया, यानी कानून की तशरीह आपने गलत कर दी, और हम पे बाइंडिंग नहीं होती। आपने देखा इलेक्शन में तो उन्होंने क्या बात की, उन्होंने 90 दिन, आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन नेचुरली आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी PDM की हुकूमत, हर को इलेक्शन कमीशन, कोई नहीं तैयार था सुप्रीम कोर्ट की बात। अगर ये पिछले साल उस पर अमल दरामद करने के लिए एक्शन ले लेते तो आज ये नहीं हो रहा होता सर। अब ये कोई, आपने जो अभी बात की, आपने जो इंट्रो में अभी बात की, इलेक्शन कमीशन कहता है हम किसकी बात माने। आर्टिकल 190 कहता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि आपने उसका हुक्म मानना है, आप अमल दरामद करें और फिर सुप्रीम कोर्ट को कहें कि जी अब ये कानून आ गया तो हम क्या करें। आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने फिर एक वजाहत के लिए एक एप्लीकेशन दे दी डिले करने के लिए, जो आप करते आए, क्योंकि नेचुरली आपको हुक्म मिल चुका है कि आपने इस अमल नहीं करना, इस पे PTI को सीटें नहीं देनी है। तो सर सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस क्या होगा इस सारे मामले पे, क्योंकि आपने तो अमल दरामद करना है। सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस क्या हो सकता है? अब देखिए ना, या तो कोई कंटेम्प्ट आए या कोई हो। अब ये देखें, मास्टर ऑफ द रोस्टर फिर उस ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस हो गए, तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो SIT वाला केस लगाएं। अब वजाहत तो उन्होंने 8 जजों में देनी है ना, क्योंकि वही उनके ऑर्डर में थे वजाहती उसके लिए। तो लेकिन आप अब देखें, अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना है, लेकिन नेचुरली चीफ जस्टिस साहब को, नेचुरली ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर अगेन, सारी पावर्स उनके पास चली गई इस ऑर्डिनेंस से जो उन्होंने खुद पहले दी थी। सर तो आपको लग रहा है ये बंदियाल साहब का जो मामला था वो पंजाब और KP में अपने ही फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सके या नहीं हुआ, उसके बाद से ये मैं सोचता हूँ बंदियाल साहब का फैसला नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो नहीं करा सके। देखिए, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसले, या हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या किसी भी एक सिविल जज के फैसले पे किस तरह से अमल होता है, क्योंकि मैं और आप उसको मानते हैं। हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम उसकी हुक्म बदूली करेंगे, यही होता है ना सर, यही तरीका होता है। उनके पास कोई फौज से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में आइन में खुद लिखा हुआ है 190 में आर्टिकल कि जी आपको पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने के लिए, और सारी जो अथॉरिटीज है पाकिस्तान के अंदर दे विल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी हर किसी को मदद करनी है सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आइन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए वो नहीं करते उस पर अमल। तो आप देखिए, तो आप एक तरह से आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेचैनी ब्रेकडाउन हो गई ना सर आपके यहाँ, जब आपने एक सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, क्योंकि आपने फैसला जो आप समझते हैं आपकी सही है फिर हम वो मानेंगे, उसके अलावा हम फैसला नहीं मानेंगे। तो सर नून लीग की तो तारीख है ना सर, आपने खुद जिक्र किया, सज्जाद अली शाह साहब की अदालत का जिक्र आपने किया, माजी की इस तमाम मिसालें मौजूद हैं। अब अगर कंटेम्प्ट लगता है इस वाले मामले पे कि जो मखसूस नशिस्तों के फैसले का डिटेल्ड ऑर्डर सामने आया जिसमें बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से वो फिर ये बात मैं कहूंगा कि उनको करना तो चाहिए, इंप्लीमेंट कौन करेगा? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आज बातें हो रही हैं, तकारीर हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ लीडरान तकारीर कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टरों को घर भेज दिया। ये नहीं भाई, जाहिर बात सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा, एक वजीर आजम ने कंटेम्प्ट की,
उसने कंटेम्प्ट के उसमें वो गए, दूसरे वजीर आजम को उन्होंने होल्ड किया कि वो सारा इशू था। अब वो आपको पसंद ना आए जो भी है, एक ऑर्डर तो पास किया ना, वो गवर्नमेंट था, पार्लियामान के तो उसमें नहीं कहा कि पार्लियामान को तो रह बात नहीं किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो लेकिन बस ये अब यहाँ ये पॉइंट है कि जो देखिए हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज है कि जब तक स्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होगी, जो मैंने देखा है, तो वो फिर आप ना पार्लियामेंट का कोई बात मानी जाएगी या ना हुकूमत की कोई बात चलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की। तो सर अभी आपने अब 63A की बात की मुझसे। जी सर, अब 63A का देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अक्सरियती फैसले ने, उसमें इस तरह उस पर इल्जाम लगा कि जी ये रीराइट कर दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप वोट दे सकते हैं, आपका वोट आप अपनी पार्टी के उसके खिलाफ जाके वोट देंगे, लेकिन वो वोट काउंट नहीं होगा। अब आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोट काउंट होगा, क्योंकि आपने अगर वोट दे दिया और वो नेचुरली आपने अपनी पार्टी के उन 3-4 चीजों के खिलाफ दिया, तो आप एक प्रोसीडिंग्स कर सकता है, आपका पार्टी हेड आपका रेफरेंस दे सकता है कि जी आपने इनहराफ किया है और आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है। जुबैर साहब, मैं चाहूंगा मैं अपनी भी एक कहते ना, आप अपने हाफजे के लिए भी थोड़ी यकीन देना, क्योंकि 63A का मामला यही था ना सर, पंजाब असेंबली का, और ये कहा जा रहा था कि लीडर ने कहा है कि आप इनका वोट काउंट नहीं करें, खत लिख दिया था चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, लेकिन जो मामला अदालत के अंदर गया था उन्होंने कहा कि अगर पार्लिमानी जितने लोग उस जमात के बैठे हुए हैं उनकी अक्सरियत अगर वोट करना चाहती है तो वोट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वोट कर सकते हैं। काउंट देखिए, वोट करने का है, देखिए उन्होंने कहा डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी को देखो, दिस इज आर्टिकल 55 की इंटरप्रिटेशन। ये आर्टिकल 55 भी तो ये कहता है कि जब वोट किया जाता है तो मेजॉरिटी का वोट काउंट होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 55 में। कोर्ट ने 3-4 आर्टिकल की उसमें इंटरप्रिटेशन की थी, आर्टिकल 55, आर्टिकल 95 नो कॉन्फिडेंस वाला, और 136 जो चीफ मिनिस्टर के उसके लिए होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए या कॉन्फिडेंस के लिए। तो देखिए इन 3 चीजों तशरीह उन्होंने कहा कि वोट आप वोट जरूर दे सकते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन वो वोट काउंट नहीं होगा। एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बात कही थी। अब वो देखें उसका रिव्यू हो रहा है, हो सकता है रिव्यू अलाउ कर दें, तो इसके मतलब कि फिर आपका वोट काउंट होगा, तो यानी फिर आप देखिए हॉर्स ट्रेडिंग फिर शुरू हो जाएगी। तो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला हो जाएगा ना सर, मैं जिसको चाहूं वोट दे दूं। अगर मैं आपको पता है ये 63A इंट्रोड्यूस ही आइन में हुआ था, जी बिल्कुल, 14th अमेंडमेंट के थ्रू, ताकि उस वक्त ये हुआ था कि बिकॉज वो हॉर्स ट्रेडिंग आपको याद होता है, वो छांगा मांगा की आपको याद होंगी, ठीक है ना, ये मतलब कि वोट खरीद लिया उन्होंने, एमपीएस को छुड़ा लिया और छुपा दिया, छांगा मांगा की बड़ी चीज मशहूर हुई थी, तो इससे 63 आया। लेकिन 63A को इन्होंने अमेंड किया 18वीं तरमीम में, उसके अंदर और उसको सख्त किया चीजों को। तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया वोट काउंट नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या कबाहत है? मतलब कि आप बेसिकली आप चाह रहे हैं कि जो एक मुनहरिफ अरकान है जिसको आप पैसे से या धौंस से या किसी से आप तोड़ लें, अपने हुकूमत तोड़ लें अपने हक में, या जो यहाँ हमारे यहाँ जो लोग मैटर करते हैं वो तोड़ लें जी कि आपको डालना है, तो वोट काउंट भी होगा, वो आप जो अपना अचीव कर लेंगे, बाद में वो होता रहे डिस्क्वालीफाई, फिर वो डिस्क्वालीफाइड डिसीड कर दिया जाएगा। तो फिर सर ऐसे वोट को काउंट करने या वोट डालने की वजह क्या है सर? ये भी तो जुबैरी साहब सवाल है ना। वोट डालने की वजह ये होगी कि आप नेचुरली अपने हक में कोई बात कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे देखें 3-4 मनी बिल पे, जैसे मनी बिल है, आप अपने पार्टी अब गवर्नमेंट के खिलाफ जाके वोट करें मनी बिल पे, तो गवर्नमेंट अगर मनी बिल पास नहीं करा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी ना सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, मतलब कि अगर लोग तोड़ दें गवर्नमेंट को मनी बिल पे, आप वोट आप डालें अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ और वो तो हुकूमत रहे। और ये सदर के इंतखाब के लिए भी यही मामला है ना, एक तो मनी बिल का है और एक सदर के इंतखाब वाला मामला। जी इनका, और ये अब फिर 18वीं तरमीम में उन्होंने ऐड किया इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था ओरिजिनल उसमें, ये 18वीं तरमीम में आया 2010 में, ठीक है, ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अपनी पार्टी से इनहराफ ना करें। ठीक है, जबकि आपको पता है मैं मिलिट्री कोर्ट के केस में मैंने आर्ग्यू किया था, जब मैं प्रेसिडेंट था सिंध हाई कोर्ट बार का, मैंने आर्ग्यू किया था कि 63A जो है वो पार्लियामेंट और पार्टी हेड को कंट्रोल कर, पार्टी हेड जरूरी नहीं है पार्लियामेंट का पार्लियामान का हिस्सा हो। तो मेरा ये कहना था कि एक पार्टी हेड से कैसे आप कंट्रोल करा सकते हैं, ये आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था मेरा ये आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलें सर, मैं चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के दीगर मामलात को भी जरा डिटेल में बात कर सकें। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर मौजूद है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की तरह बिहेव करता हुआ नजर आया एक सियासी जमात के खिलाफ। अब उन्होंने कहा है कि जनाब मखसूस नशिस्तें अलॉट करो, 39 के करीब ये मखसूस नशिस्तें हैं जिसका सारा मामला चल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिख दिया, इस खत को एक तरीके से एंटरटेन भी किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट की नजर में इस खत की वैल्यू नहीं है कोई? मैं तो समझता हूं कि 14/9 के फैसले के बाद इस खत की कोई वैल्यू नहीं, इस वजाहती नोट, क्योंकि उन्होंने वजाहत कही थी, तो अब वजाहत पे वजाहत तो नहीं मांग सकते आप, या अगर ये वजाहत थी तो आप ये लॉ इन्होंने बना दिया। अब लॉ तो बाद में आप एक कानून बना के एक सुप्रीम कोर्ट के
तशरीह को जो उन्होंने आईनी तशरीह की है उसको क्या ओवरराइड कर सकती है पार्लियामान एक नॉर्मल कानून से? नहीं कर सकती। तो ये इसको इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है, हुकूमत को भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन नेचुरली वो कहेंगे कि नहीं क्योंकि अब हमने लॉ बना दिया तो आप अब इस पर अमल ना करें। और स्पीकर ने, सिंध के स्पीकर ने, पंजाब के और फेडरल नेशनल असेंबली स्पीकर ने खत लिख दिया कि जी आप हमारी बात पे अमल करें, यानी सुप्रीम कोर्ट पे अमल ना करें। ये तो आप खुद उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने खत लिखा ना सादिक साहब ने कि आप इस पर अमल करें। पंजाब के और सिंध के स्पीकर ने भी, उन्होंने भी लिखा ना कि खत लिख। तो सर फिर अभी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या क्या है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले? मेरे सुप्रीम कोर्ट किसी के पास, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है रिव्यू का। लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना होता है, या तो आप रिव्यू में जाके स्टे लें उसके ऊपर जो ऑर्डर है, लेकिन रिव्यू में जाने के लिए भी तो इंप्लीमेंटेशन करनी होगी ना सर उसकी। जी बिल्कुल करनी। लेकिन अब तो देखिए, अब तो रीजंस भी आ गए, तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि अब तो क्योंकि उनकी कमेटी उनके कंट्रोल में, तो लगा दे रिव्यू। अभी तो डेट लगी नहीं है ना रिव्यू की। रिव्यू में तो गए ना, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी, इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू पे गए। लेकिन सर आप ये तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए उसका रिव्यू लगाएं ना। सर रिव्यू में जाने के लिए आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जस्टिस साहब कहते हैं कि इतने अरसे से पेंडिंग है और ये इतना सीरियस मामला है, इसको इसमें रिव्यू में जाए। सर रिव्यू में जाने के लिए आपको कोई कानूनी नुक्ता भी तो उठाना होगा। जो पहला फैसला आपने, सर वो कानूनी नुक्ते उन्होंने उठाए, उनका एक ही नुक्ता है जिसपे वो बार बार वो करते रहते हैं, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल कानूनी तौर पे गलत है, कि जी वो SIC गई और आपने जजमेंट PTI के फेवर में दे। एग्जैक्टली ये उनका जी। तो ये क्योंकि 75% जो रिव्यू होते हैं सर वो तो एंटरटेन ही नहीं होता है ना। मैं कहता हूँ 98% रिव्यू नहीं होता, लेकिन कुछ रिव्यू जो जैसे आज का रिव्यू है, ये देखिएगा, ये टाइम बार्ड रिव्यू है, आपको मालूम है सर? जी जी, ये टाइम बार्ड है, लेकिन ये आज पे उसकी हियरिंग भी हो रही है। जी जी, और हो सकता है कि उसको ये रिव्यू भी कर दिया जाए, क्योंकि जो माइनॉरिटी जजेस थे वो भी इस बेंच का हिस्सा है सर, जस्टिस मियां खेल और जस्टिस मंदोखेल। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं अगर एक वाज़ेह अल्फाज में आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है 25 अक्टूबर के बाद, लेट्स सपोज अभी यही वाले चीफ जस्टिस रहेंगे, या आपको क्या लगता है कि कुछ मामला आगे हो जाएगा? देखिए कानूनी तौर पे तो ये सुप्रीम कोर्ट से तो रिटायर हो जाएंगे 25 को, इनकी सुपर एनोवेशन हो जाएगी जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की। अब वो अगर वो फेडरल कोर्ट बनता है उसके चीफ जस्टिस होंगे, अगर उसमें 80 साल उम्र रखी जाए तो ये तो वक्त ही बताएगा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मुख्तसर हक़ ही बताएंगे। जो अब फोर्स ही क्या कर रहा है वो तो क्योंकि अंडर दी अमेंडमेंट जो हमने देखी थी, जो अभी तक जो उन्होंने ड्राफ्ट पहले भेजा था, मुझे नहीं पता उसका फाइनल क्या होगा, लेकिन उसके अंदर तो ये था कि पहला चीफ जस्टिस तो प्राइम मिनिस्टर अपनी ज़ुबैरी साहब वैसे बननी चाहिए, ये कोर्ट्स होनी चाहिए जो आइन की इस्लाह कर सके। मैं समझता हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और ये हमारा सिस्टम है। ये जो लोग आके टीवी पे आपके प्रोग्राम बातें करते हैं कि 70 मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बाबा 70 मुल्कों में हमारा सिस्टम नहीं है, उनका अलग सिस्टम है। यूरोप में अलग सिस्टम होता है, हम लोग कॉमन लॉ सिस्टम लोग हैं। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट, और आपने जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बनाया और उसको होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह, तो वहां तो उन्होंने पहले ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे आप पहले देखेंगे कि पटिशन 184(3) के दायरे इख्तियार में आती है, अगर आपकी कमेटी डिसाइड करेगी, और अगर आती है तो फिर 5 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो 5 का बेंच चल सुनेगा, तो हर केस पर इंटरटेन भी नहीं होगा, और उसकी अपील भी दे दी है, तो ये इशू भी खत्म हो गया कि जी अगर फैसला खिलाफ आ जाता है तो उसकी अपील भी नहीं हो सकती। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है, कानूनी पहलू पर डिटेल बात कर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सादिया जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, उनसे ज़रा मज़ीद डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बात मुशाहिदे में आपकी भी आई होगी, मेरे मुशाहिदे में भी आई, कि पीपल्स पार्टी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के हवाले से, आइनी अदालतों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी पार्टी जो लीडर्स हैं उनको ये हिदायत की है कि आप बाढ़ से मिलिए, आप वकला से मिलिए, आप लोगों से मिलिए और इसकी अफादियत और अहमियत पर रोशनी डालिए, क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था, जो कि एक मुआहदा किया गया था नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान। तो इस पर ज़रा बात करेंगे। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहबा ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी इतना क्यों इंटरेस्ट शो कर रही है इन आइनी अदालतों के क़याम के हवाले से? ये प्रपोजल तो वैसे देखा जाए तो नून लीग की तरफ से था, लेकिन पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली उनकी इत्तेहादी तो है, लेकिन इतना इंटरेस्ट क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये कहना कि पीपल्स पार्टी क्यों इंटरेस्ट शो कर रही है, तो अगर मैं तारीख में जाऊं तो ये 2006 का COD का अनफिनिश्ड एजेंडा है। बहुत सारी चीज़ें COD की इम्प्लीमेंट हुई और बहुत सारी अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। सही है। में से एक ये
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का है। आपको याद होगा 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और बाद में बहुत सारी और भी जमातों ने अपोजिशन की इस पे साइन किया था, और ये बात हुई थी कि पाकिस्तान में आईनी अदालतें बनाई जाएंगी, जो कि वक्त की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद लोग ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी इतने अरसे क्यों खामोश रही। नहीं, इतने अरसे खामोश नहीं रही। 18वीं तरमीम के वक्त भी जुडिशल रिफॉर्म की गई थी, अगर आपको याद हो। जी जी। लेकिन उसके बाद 19वीं भी तो आ गई थी फिर। वो बंदूक रखी गई जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बंदूक रखी। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का हर आदमी ये कहता है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, बिल्कुल जी, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो जो पार्लियामेंट कानून बनाती है या तरमीम करती है, वो 1 सेकंड में चैलेंज हो जाती है। ठीक है, और फिर उस पे कोर्ट में कई सालों तक भी मामला चलते रहे। 18वीं तरमीम में ये तय हुआ था कि एक पार्लियामानी कमेटी होगी और एक जुडिशल कमेटी होगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सही है। और सदर का इख्तियार होगा। उस वक्त लिखा गया था प्रेसिडेंशियल इख्तियार होगा कि कौन चीफ जस्टिस होगा। चले, सदर मुमलिकत ने, उस वक्त के सदर मुमलिकत और आज के मौजूदा सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने सारे पावर्स जो हैं पार्लियामेंट को दे दिए थे। पार्लियामेंट को दे दिए। तो क्योंकि हमारे पास पार्लियामानी निज़ाम है, तो प्राइम मिनिस्टर को सारे इख्तियारात, अपॉइंटमेंट्स और हर चीज शिफ्ट हो गए। ये भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता अगर हम असली तौर पे 18वीं तरमीम पे रहते। लेकिन उस वक्त बंदूक रखी गई और कहा गया कि हम 18वीं तरमीम उड़ा देंगे अगर 19वीं तरमीम नहीं हमें करके दी। हमारी मर्जी होगी, हमारी मंशा होगी कि कौन जज लगेगा। तो देखें, अच्छा, फिर लोग कहते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी के ने उसके बाद 2008 की बीबी की शहादत के बाद 2013, 2018 में भी अपने मंशूर में ये लिखा, इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि हमें जुडिशल रिफॉर्म चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर सके। ठीक, अब ये मामला उठा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अनफिनिश्ड एजेंडा है। आपकी बात देखिए, मैं सादी साहब सॉरी टू कट यू आउट, लेकिन देखिए मैं आपको ये बात मेंशन करूं। देखिए, आप बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आइन जो है ना पार्लियामेंट बनाती है। आइन की अगर आप माँ कह लें, वालिदा कह लें, तो आप इसको पार्लियामेंट कह सकते हैं क्योंकि वाई से वो वजूद में आता है। अब पहला सवाल ये मेरा, आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर के अंदर 18वीं तरमीम आई थी और जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे। आपने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया। अब देखें, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब से बैठ के एक एक शिक पर बात की थी, क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातें वही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद था और एक आप ये कह लें कि उनकी सियासत भी थी। लेकिन अभी इतना रात के अंधेरे में इतना छुप छुपा के, मीडिया को नहीं पता, आपको लोगों को नहीं पता, आपके पास खुद मुसव्विदा नहीं था। JUI कह रही है हमारे पास जो मुसव्विदा है वो किसी और के पास कुछ और है। उसके ये तो फिर लोग सवाल उठाते हैं ना कि फिर आप जो तरमीम कर रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं, वो अपने मफाद के लिए लेकर आ रहे हैं, फिर वो चैलेंज क्यों ना हो? नहीं, देखें, अब मेरी बात जरा वो आप देखें ना, जिस दिन से चेयरमैन साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, जो एक अटेम्प्ट किया गया कि 26वीं तरमीम पास कर सके हुकूमत, उस अटेम्प्ट में हुकूमत का फेलियर ही यही था कि कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ। सही है। मौलाना फजल हमें तो यही पता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो यही पता था कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत ने ऑन बोर्ड ले लिया, लेकिन जब वहां गए तो पता चला कि जी ना ऑन बोर्ड नहीं थे। लेकिन आपने देखा है कि जो वो अटेम्प्ट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें फेलियर हुआ, तो मेरे चेयरमैन ने उस दिन से ये कहा कि मैं कंसेंसस बिल्ड करूंगा, और पीपल्स पार्टी कंसेंसस बिल्ड कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार टू बार जा रहे हैं। उन्होंने कराची बार में वो क्लास से खिताब किया, आज उन्होंने बलूचिस्तान में कोयटा बार से वो क्लास से पहले बात की, फिर सवाल जवाब लिए।
सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज शेरी रहमान की क़यादत में ANP और मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है वो बातचीत की गई। तो पीपल्स पार्टी कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। मौलाना साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। देखें, क्योंकि हम 1973 का आइन हो, 18वीं तरमीम। सादिया साहिबा, अब कर रहे हैं ना आप लोग, सवाल मेरा फिर वही है, अब आप कर रहे हैं। उस रात जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, 11 बजे का इजलास था, फिर वो 7 बजे को ताखिर का हुआ, फिर 10 बजे हुआ, फिर रात के 12 बजे तक की बात की है। उस दिन तो कैबिनेट का इजलास नहीं हो सका। कैबिनेट के इजलास से पहले मुसव्विदा आता है। गवर्नमेंट देखें, वो शायद लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाए या वो, मैं तो क्योंकि मैं सीरियसली लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए जा रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट को मुसव्विदा नहीं पता, शिकवाइज बातचीत नहीं हुई। ये तो देखें, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एक वो हुआ गलत, वो था कि उन्होंने अपने MNAs के साथ, अपनी पार्टी के साथ इवन डायलॉग नहीं किया। लोग ये कहते हैं कि जी नून वाले खुद कहते हैं कि जी हमने डायलॉग नहीं किया, लेकिन उस दिन जिस दिन ये फेल्योर हुआ, उसके दूसरे दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कंसेंसस ही बिल्ड कर रहे हैं। आज देख लें आप, वो कराची में थे, वो इस्लामाबाद गए, फिर वो क्वेटा गए, आज वो लाहौर पहुंचे हैं। इतनी उजलत क्या है? अच्छा, मेरा एक सवाल ये बताइएगा सादिया साहब, अगर ये आईनी अमेंडमेंट्स 26वीं आईनी तरमीम इस महीने लेट सपोज नहीं होती, अगले महीने हो जाती है, पीपल्स पार्टी को इस पे तो कोई एतराज नहीं होगा ना कि चले अगले महीने हो जाए, उसके अगले महीने हो जाए, मुश्तरका तौर पर हो, तमाम जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑन बोर्ड हो। आपको ये याद होगा, उन्होंने मीडिया टॉक में ये कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मुकम्मल कंसेंसस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, वकला तंजीमों में कंसेंसस आए, फिर उसके बाद ये आईनी तरमीम पास हो। हमने ये कहीं नहीं कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये कहीं नहीं कहा कि मुझे अक्टूबर के पहले हफ्ते में पास करानी है और या मुझे अक्टूबर के चौथे हफ्ते में पास करानी है। ये शर्तें दूसरी तरफ से मौलाना साहब की तरफ से भी आवाज आई कि जी एक महीना अक्टूबर का महीना छोड़ दिया जाए। हमारी तरफ से ये कोई शर्त नहीं है। हमारा नून लीग की तरफ से है, आपको लगता है ये उनका? नून लीग इस गवर्नमेंट पार्टी, वो अपना जवाब वो देगी। हम उनके इत्तेहादी, हुकूमत में इत्तेहादी नहीं है, लेकिन हाँ फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, बैकिंग है आप लोगों की पूरी बिल्कुल हमारी सब। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे आपके पास हैं, सदर आपका है, 2 गवर्नर आपके हैं, सेनेट चेयरमैन आपका है। मैं इस बात से इनकारी बिल्कुल नहीं हूँ। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुस्लिम लीग नून लाना चाहती है, उसमें पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करिए, लेकिन हम कंसेंसस के साथ चाहते हैं। जैसे 18वीं तरमीम इस मुल्क में पास कराई, जैसे 73 का आइन पास कराया, 26वीं आईनी तरमीम भी कंसेंसस से पास होगी। जो लोग आज ये बात करते हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो, आपको याद नहीं है वो एक मिलिट्री एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, रातों रात जो था वो बिल जहां से बन के आया था, और वो रातों रात फोन हुए थे, MNAs MPs को थ्रेट किया गया था, और वो आज वो बड़ी कानून की बातें करते हैं। और इस मुल्क की जुडिशरी को भी देखें काबिले एहतराम है, लेकिन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का इंसाफ लेने में 45 साल लगता है, और वो भी नामुकम्मल इंसाफ है। नामुकम्मल इसलिए मैं कहती हूँ कि जुडिशरी ने ये नहीं लिखा, ये तो लिख दिया कि हाँ जी उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया, ये नहीं लिखा उसमें कि उनका जुडिशल मर्डर हुआ। तो जैसा इंसाफ इस वक्त एक जमात को इम्प्रेशन है और नजर आ रहा है, इम्प्रेशन तो नहीं कहा जाएगा, नजर आ रहा है। मेरा सवाल आपसे सादिया साहब, एक मिनट, अभी जैसे 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजरसानी दरख्वास्त पे समाअत चल रही है, लेट्स सपोज चलें इस पर बात कर लेते हैं। अभी इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस वो वाला मामला चल रहा है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर है 12 जुलाई के फैसले पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आईनी अदालतें वजूद में आ जाती हैं, वजीर आजम साहब उसके चीफ जस्टिस को अपॉइंट भी कर देते हैं, वो फैसला भी अगर आपके खिलाफ देते हैं, ये फिर
अब फिर आप कौन सी अदालत बनाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस जुडिशरी के हाथ विक्टिम रही है, हमेशा रही है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर केस, मैंने आपको कहा 45 साल। आपने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट जरूर तशरीह कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का आइन रीराइट नहीं कर सकता। 63A का फैसला रीराइट हुआ था बंदियाल कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल रीराइट हुआ था। देखिए जब मैंने एक क्राइम किया नहीं तो मैं डीसीट कैसे हो जाऊंगा या कैसे हो जाऊंगी? उन्होंने तो ये कहा था ना कि वोट नहीं देंगे और अगर नहीं आएंगे तो भी वो डीसीट तस्वुर किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह जरूर कर सकता है। और फिर हम पाकिस्तान की अवाम के लिए, हम पाकिस्तान की अवाम को, जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि सस्ता फौरी इंसाफ, सालों लग जाते हैं। क्यों? हमारे लिए आज ये पॉलिटिकल केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी और के मर्डर का केस, किसी की प्रॉपर्टी का केस, बहुत सारे दीवानी मुकदमात हैं जो पहले दादा लड़ रहा था, फिर बाप लड़ता रहा, फिर बेटा लड़ता रहा और फिर पोता लड़ रहा है और वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नस्ल दर नस्ल वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है, एक बॉडी बननी चाहिए। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसेंसस के साथ इस बॉडी को बिल्कुल चाहती है। बहुत शुक्रिया सादिया साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और तमाम चीज़ों पर ज़रा डिटेल में गुफ्तगू कर रहे थे। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।